नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 7-8 क्लास से हम लोग आंध्र प्रदेश जो पीसीएस का फूड सेफ्टी ऑफिसर का 2021 का पेपर आयोजित किया गया था, उसकी विस्तार से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान इस प्रक्रिया से गुजरते-गुजरते मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता चले होंगे और उन फैक्ट्स का आप लगातार रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है? आज की इस क्लास में हम उसी आंध्र प्रदेश पीसीएस के पेपर की चर्चा करेंगे। यह आंध्र प्रदेश पीसीएस के 2021 के फूड सेफ्टी ऑफिसर की आज आखिरी क्लास है। मतलब कल की नेक्स्ट क्लास से हम एक नए पेपर पे चर्चा अपनी चालू करेंगे, ठीक है? इस आंध्र प्रदेश के पीसीएस के पेपर में 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से 125 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 21 तक अपलोड हो चुके हैं। आज इस लेक्चर नंबर 23 में से, है ना, 22 तक अपलोड हो चुके हैं। आज इस लेक्चर नंबर 23 के माध्यम से हम लोग प्रश्न क्रमांक 126 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 150 तक अपनी चर्चा करेंगे, ठीक है? आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए। हम अपनी इस चर्चा को आज यहाँ से प्रारंभ करते हैं, ठीक है? ये पेपर ऑलरेडी आपके पास है, वेबसाइट में भी है, टेलीग्राम में भी है, आप ले देख सकते हैं, ठीक है? चलो चालू करते हैं प्रश्न क्रमांक 26 से। पहला प्रश्न है कि इन विच ईयर वर द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय डब्ल्यूएचओ, ठीक है? कि किस वर्ष में डब्ल्यूएचओ के द्वारा इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को क्या किया गया था, फ्रेम किया गया था, बनाया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय को। पहला 1973, दूसरा 2005, तीसरा 14, चौथा है कि 20 में, ठीक है? तो आईएचआर, जिसको इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस भी कह सकते हैं, दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड और फ्रेम्ड इन द ईयर 2005, ठीक है? कब इसको किया गया था? 2005 में फ्रेम किया गया था, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 15 जून 2007 को, ठीक है? आप 2005 याद रखिए, 7 की कहानी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कब बनाया गया इसको, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को? 2005 में। एक प्रश्न का तरीका ये भी हो सकता है कि हु फ्रेम्ड द आईएचआर, कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को किसने फ्रेम किया था, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन हो सकते हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा, कॉडेक्स के द्वारा, है ना, इस प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं। तो उस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा? डब्ल्यूएचओ, ठीक है? तो एक ही हो गया। दूसरा आता है डब्ल्यूएचओ के बारे में। यह डब्ल्यूएचओ एक यूएन का डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है या यूएन की क्या है, एक डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। 1948 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना? स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में क्या है, स्थापित है ना? कहाँ पर स्थापित है? स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में स्थापित है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को। चूंकि ये 7 अप्रैल को स्थापित किया गया था, इस कारण प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल को, ठीक है? चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना? जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो योजना चल रहा है अभी भी, जिसमें पर फैमिली 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं। इन कथनों में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से गलत है? पहला कि पीपल अर्निंग ओवर ₹10,000 पर मंथ और ओनिंग अ 2 और अ 3 और 4 व्हीलर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्सेट्रा आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम, ठीक है? ये एक वो है, क्राइटेरिया रखा गया इस स्कीम का। दूसरा कि इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2020। तीसरा है कि कवर्स द बॉटम 40% ऑफ द पुअर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना? कि हमारे समाज के, हमारे देश के 40% जो पुअर गरीब लोग हैं वो इसके तहत आते हैं। चौथा कि हेल्थ कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ठीक है? फॉर अ सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन इज प्रोवाइडेड, ठीक है? जो हमने डिस्कस किया, ठीक है? देन व्हाट इज द रॉन्ग? द रॉन्ग स्टेटमेंट इज द सेकंड वन, है ना? कि इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2018। कब लॉन्च किया गया था इसको? 18 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? रांची से। कहाँ से लॉन्च किया गया था? रांची से, झारखंड में। कहाँ से? रांची, झारखंड से इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। बाकी जो बातें लिखी हुई हैं वो सब बातें सही लिखी हुई हैं, है ना? 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? रांची, झारखंड से। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है? लगभग 2 करोड़ लोग क्या किए गए हैं, इसके तहत कवर किए गए हैं ना?
तो ये एक वो है क्राइटेरिया है, वो संख्या बदलती रहती है ना, कि कितने वो हैं। एक जो काम की बात हो सकती है आपके लिए, वो क्या हो सकती है कि इसमें जो रेशियो है ना, वो 6:4 है। मतलब जो भी खर्चा बैठता है हेल्थ इंश्योरेंस का, उसका 60% वहन कौन करेगा? केंद्र सरकार। और 40% एक्सपेंडिचर कौन पे करेगा? राज्य सरकार, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अगला, इलनेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट्स आर नोन एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना, कि एक ऐसी बीमारी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, उसको हम कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन कोई एक नाम उसमें फिट नहीं होता। क्योंकि पैथोजन है तो कम्युनिकेट हो सकता है, तो कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। ऑब्वियस सी बात है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो इन्फेक्शियस डिजीज हो गई। कंटेगियस भी वही होता है जो कम्युनिकेबल होता है। ठीक है, ये दोनों शब्द क्या होते हैं? लगभग सेम होते हैं। बचा क्या? डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, या कोई डिफिशियंसी डिजीज नहीं। डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है? विटामिन की कमी से तुमको क्या हो रहा है? जैसे विटामिन ए की कमी से तुमको जेरोथैल्मिया हो रहा है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से तुमको ऑस्टोमलेशिया हो रहा है ना। तो इस प्रकार की जो वो हैं डिजीजेस हैं, वो डिफिशियंसी डिजीजेस है ना। ये डिफिशियंसी डिजीज में काउंटर नहीं होगा। ठीक है, काउंट नहीं होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ। हेल्थ की पहचान करने के लिए कई सारे जैविक क्या है, पैरामीटर बनाए गए हैं, जैविक निर्धारक तय किए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोलॉजिकल पैरामीटर है? पहला कि द एक्सटर्नल और माइक्रो इन्वायरमेंट वेयर दे लिव, है ना। दूसरा है आपका इसी में कि जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्सन। तीसरा है एजुकेशन दे रिसीव। चौथा है कि हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज अवेलेबल। ठीक है, देखो बायोलॉजिकल पैरामीटर वो पैरामीटर होता है जो तुम्हारे शरीर से संबंधित है, तुम्हारे अपने अंदर के शरीर से संबंधित है। ठीक है, जब पहले स्टेटमेंट लिख रहा है एक्सटर्नल और मैक्रो इन्वायरमेंट, तो बाहरी हो गया ना। दूसरे में, तीसरे में लिख रहा है एजुकेशन की, ये तो सोसाइटल हो गया ना। चौथे में लिख रहा है हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज अवेलेबल, ये भी तो आउटर हो गया ना, कि भाई कौन किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन की बात की जा रही है, ये किसकी है? पर्सन की पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगी, और हर एक की इंडिविजुअल रहेगी, और उसकी पर्सनल चीज है वो एग्जैक्टली, है ना। तो जो जेनेटिक्स होती है, हेरिडिटरी होती है, वो एक ऐसा बायोलॉजिकल इंडिकेटर है जो हमारे हेल्थ पैरामीटर का क्या करता है? निर्धारण करता है, हेल्थ का निर्धारण करता है। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक्स के अलावा और क्या बायोलॉजिकल पैरामीटर हो सकते हैं? तो बायोलॉजिकल पैरामीटर में, बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स में, हेल्थ के डिटरमिनेंट्स में जेनेटिक्स के अलावा एज है ना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। अब नहीं, इसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन शब्द गलत है, क्योंकि आजकल सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब हो गया है कि भाई लड़का भी बोल रहा है कि मैं लड़की जैसा हूँ, है ना। मतलब वो चल रहा है ना, वोकनेस चल रहा है समाज में, बाइक लाए हुए सब साले, है ना। कोई एलजीटीबी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। खैर, तो सेक्स हो गया, बायोलॉजिकल जेंडर एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं ना। इसके अलावा इम्यूनिटी हो गया, हार्मोनल फैक्टर्स हो गया, न्यूट्रिशनल स्टेटस हो गया, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, कॉग्निटल कंजेनाइटल कंडीशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, ऐसे वेरियस फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं? तय कर रहे होते हैं, निर्धारित कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला है एज पर दी ओसा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, इंजरी caused due to the spine by slipping on a wet floor in the food processing plant is categorized under, है ना, कि ओसा द्वारा क्या किया गया है? 5 व्यावसायिक खतरों की श्रेणी के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में गीली फर्श में फिसल जाने से रीढ़ की हड्डी में चोट किस श्रेणी में आती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहला, भाई तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूटी है ना। अरे जब रीढ़ की हड्डी टूटी है तो पहला क्या कहता है? फिजिकल सेफ्टी हजार, दूसरा अर्गोनॉमिक रिस्क फैक्टर, तीसरा है फिजिकल हजार, चौथा है केमिकल। केमिकल बाहर कर दो, अर्गोनॉमिक बाहर कर दो, बचा क्या? फिजिकल सेफ्टी कहें या फिजिकल हजार्ड कहें? ये फिजिकल हजार्ड फिट नहीं बैठता है। क्या फिट बैठता है हमारा? फिजिकल सेफ्टी। क्या बैठता है हमारा? फिजिकल सेफ्टी हमारा क्या है? फिट बैठता है। ठीक है, कितने उसमें वो तय किए गए हैं? 5 तय किए गए हैं ना। 5 ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स बताए गए हैं। कौन कौन से 5 ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं? पहला फिजिकल सेफ्टी हजार्ड हो गया, जो हमने बात की ऊपर, है ना। यहाँ पे मैंने फिजिकल हजार्ड लिख दिया उसको, फिजिकल सेफ्टी हजार्ड। उसमें क्या क्या आता है आपका? स्लिप्स, फॉल्स, नॉइज एंड हीट, है ना, कि आप कहीं फिसल करके गिर गए हैं, फॉल कर गए हैं, नॉइज हो रही है, कहीं कोई हीट हो रहा है ना। केमिकल हजार्ड, क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, फ्यूम्स हो गया, बायोलॉजिकल हजार्ड्स हो गए, अर्गोनॉमिक हजार्ड्स हो गए, या फिर साइकोलॉजिकल हजार्ड्स हो गए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया होता? आप क्या गिर गए हैं? फिसल करके गिर गए हैं। क्योंकि फिसल के गिरे हो तो किस में आएगा? फिजिकल सेफ्टी हजार्ड में। ठीक है, ये 5 सेफ्टी हजार्ड्स कौन तय करता है? ओसा तय करता है, ओसा संस्था के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, अगला, विच थ्योरी प्रपोज दैट द डिजीज वर
spread through bad air in which particles from decomposed plant and animal matter become part of the air, है ना। किस थ्योरी के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि रोगों का फैलाव खराब हवा के माध्यम से होता है, जिससे सड़े हुए पौधों और पशु पदार्थों के कण हवा में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। रोग कैसे फैलते हैं इसको अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग वैज्ञानिकों और चिंतकों के द्वारा अलग अलग तरीके से समझाया गया। इसको वैसे ही समझिए कि पृथ्वी कैसे बनी, इसको अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया, ठीक है। पहाड़ कैसे बने, अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया। तो एक टाइम पे जो एक थ्योरी प्रचलित रही उसको हम क्या बोलते हैं, मियास्मा थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियाज्मा थ्योरी और मियास्मा थ्योरी बोलते हैं। इस मियाज्मा या मियास्मा थ्योरी के हिसाब से हम मानते हैं, है ना, हम क्या मानते हैं कि रोगों का फैलाव कैसे होता है, थ्रू द एयर होता है, बाय द एयर होता है, हवा के माध्यम से होता है, जिसमें सड़े हुए पौधों और पशुओं के पदार्थ कण क्या होते हैं, हवा का हिस्सा बन जाते हैं और वो हवा हमारे शरीर में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। अब इस प्रकार से रोगों के फैलाव की, रोगों के विसरण की, रोगों के वो होने की, डिजीज के फैलने की कई थ्योरी हैं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी क्या होती है, ह्यूमोरल थ्योरी है ना। ये ग्रीक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ग्रीक्स के द्वारा विकसित किया गया सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है, विश्वास करता है कि हेल्थ वॉज थॉट टू बी बैलेंस ऑफ 4 बॉडी फ्लूइड्स और ह्यूमर्स, है ना, कि हमारे शरीर में क्या है, 4 बॉडली फ्लूइड्स हैं, है ना। वो 4 बॉडली जो फ्लूइड्स हैं हमारे शरीर में, उनके बीच में यदि बैलेंस बैठा रहेगा तो हमको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये 4 बॉडली फ्लूइड्स क्या होते हैं, ब्लड होता है, फ्लेजम होता है, येलो बाइल होता है और ब्लैक बाइल होता है। ये सिद्धांत वैसा ही है जैसे हमारा आयुर्वेद कहता है कि यदि आपके शरीर में क्या है, 3 चीजों का बैलेंस है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। वो 3 चीजें क्या है हमारे सिद्धांत में आयुर्वेद के हिसाब से, वात पित्त और कफ। क्या होता है, वात पित्त और कफ। उसी प्रकार से ह्यूमोरल थ्योरी है जो किसने दी, ग्रीक्स ने दी, ठीक है। लेकिन उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट बताए, है ना। अब आता है दूसरी थ्योरी, वो है जर्म थ्योरी। ये की मॉडर्न थ्योरी है एकदम, है ना, वर्तमान में ये थ्योरी चल रही है। ये थ्योरी में विकास में बहुत लोगों का योगदान रहा, लेकिन कुछ प्रमुख योगदान, शुरुआती योगदान रहे लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच के। क्यों रहे, क्योंकि इन्होंने शुरुआती चरण में क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पहचान करी और बताया कि जो बीमारियां हैं वो वर्तमान में किसके कारण होती हैं, इन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। आर द एक्चुअल कॉज ऑफ द मेनी डिजीजेस, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा जो थ्योरी आता है वो आता है मियाज्मा थ्योरी, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। चौथा जो थ्योरी आता है ना, मियाज्मा थ्योरी के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो कॉलरा आउटब्रेक हुआ। अब कॉलरा जो आउटब्रेक हुआ वह क्या होगा, है ना, जानवर या पौधों से होना था, जानवर या पौधों से निकल करके कणों का हवा के माध्यम से दूसरों में जाना था। तो कॉलरा जो आउटब्रेक हुआ है उसके जो वो होंगे, कण होंगे, वो दूसरों में दूसरे मनुष्यों में भी पहुंच जाएंगे, किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से, ठीक है। अगला डेमोनिक और सुपर नेचुरल थ्योरी, है ना। डेमोनिक या जो सुपर नेचुरल थ्योरी वो क्या कहती है कि डिजीजेस वर कॉज्ड बाई इविल स्पिरिट्स, कर्सेस और डिवाइन पनिशमेंट, है ना, कि भगवान ने तुमको क्या दिया है, श्राप दिया है, इसलिए तुमको क्या हुई है, बीमारी हुई है, तुमको कोई सजा दी गई है, पनिशमेंट दिया गया है, कर्स मतलब श्राप हो गया, वो दिया गया है, कोई आत्मा का खेल है ना, इसलिए बीमारी हो गई। तो कई सिद्धांत बीमारियों के संबंध में प्रचलन है हमारे समाज में, ठीक है। अगला, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ जियोग्राफिकल लोकेशन दैट हैज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस दैट सेल जंक फूड मोर देन द हेल्थियर फूड आउटलेट्स, ठीक है। कि उस शब्द को क्या कहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं जहां पर ढेर सारा जंक फूड की दुकानें होती हैं और ढेर सारा जंक फूड बेचा जाता है। फूड डेजर्ट, फूड स्वाम्प, फूड कोर्ट, फूड प्लाजा, ठीक है, क्या कहा जाता है उस चीज को, ठीक है। तो एक ऐसा स्थान जहां पर ढेर सारे व्यापारी बैठ करके जंक फूड बेच रहे हैं, कचरा बेच रहे हैं, है ना, ट्रांस फैट बेच रहे हैं वो जंक फूड के नाम पे, उस जगह को क्या कहा जाता है, फूड स्वैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम फूड स्वैम्प कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए, चारों चारों के अपने मतलब है, डेजर्ट का भी, स्वैम्प का भी और कोर्ट का भी और प्लाजा का भी। हम चारों को समझ लेते हैं कि फूड डेजर्ट क्या होता है, इट इज एन एरिया वेयर अ पीपल हैव लिमिटेड एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशियस फूड, स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन। समझो कोई आदिवासी क्षेत्र है, कोई पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र है ना, तो हम इसको फूड डेजर्ट, मतलब कि फूड उपलब्ध नहीं है। भाई डेजर्ट में क्या होता है, पानी उपलब्ध नहीं होता, तो फूड डेजर्ट जब हम कह देंगे तो वहाँ फूड उपलब्ध नहीं है। फूड का मतलब क्या है, पेट भरने की बात नहीं हो रही है, फूड का मतलब है कि न्यूट्रिशियस फूड उपलब्ध होना चाहिए, वो नहीं है तो हम फूड डेजर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। बैरियर कई सारे हो सकते हैं,
ट्रांसपोर्टेशनल बैरियर हो सकता है, प्रोडक्शन बैरियर हो सकता है, कुछ भी बैरियर वहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा आंसर था वो क्या था, फूड स्वैम्प, है ना। ये क्या था कि इट इज एन एरिया विथ एन ओवर एबंडेंस ऑफ अ फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड बट लिमिटेड एक्सेस टू हेल्दी फूड ऑप्शंस, ठीक है। फूड स्वैम्प क्या है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो सब फास्ट फूड की हैं, जंक फूड की हैं, प्रोसेस्ड फूड की हैं, कोई भी दुकान हेल्दी फूड ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फूड स्वैम्प बोलते हैं। इसको इस तरीके से समझो कि एक एरिया है, स्वाम्पी एरिया है ना, एक दलदली क्षेत्र है जहाँ पे कीड़े भरे हुए हैं। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा वो है, दुकानों का कॉर्नर है ना, जैसे इंदौर में 56 दुकानों का कॉर्नर हो गया, पूरा जंक फूड बिक रहा है उधर, है ना। तो अगेन वो भी क्या है, फूड स्वैम्प कहलाएगा, ठीक। अगला फूड कोर्ट क्या है, अ कॉमन डाइनिंग एरिया इन अ मॉल्स, एयरपोर्ट्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस वेयर मल्टीपल फूड वेंडर्स ऑपरेट, है ना। कि समझो एक वो है, मॉल में गए आप, और एक मॉल में क्या है, बीच में हॉल है, उसके चारों तरफ क्या है, 6 दुकानें खुली हुई अलग अलग चीजों की। उन 6 दुकानों के पास अपनी कोई बैठने की सुविधा नहीं है, लेकिन उस वो जो हॉल था उसमें ढेर सारी टेबल कुर्सी लगी हुई थी, सब अपना अपना सेल्फ सर्विस करके फूड लाएंगे और वहाँ खा लेंगे, ठीक है। तो हम इस चीज को क्या बोल देते हैं, फूड कोर्ट बोल देते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, फूड प्लाजा, a larger or a more upscale version of the food court, often with more variety, better ambience और possibly fine dining और regional cuisine stalls, ठीक है। कि फूड कोर्ट और फूड प्लाजा में अंतर क्या होता है, तो छोटे और बड़े का अंतर है। फूड कोर्ट एक छोटी जगह पर देखने को मिलता है, फूड प्लाजा एक बहुत बड़े जगह पे, बहुत बड़े मॉल पे देखने को मिलेगा, जहाँ एम्बियंस अच्छा होगा, एम्बियंस मतलब जो सराउंडिंग एरिया है वो अच्छा होगा, ठीक है, और बेहतर और चीजें क्या वहाँ पे उपलब्ध हो रही होंगी, ठीक है। अगला, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड एज एन पार्ट ऑफ द यूएन कॉम्बैट डिजीज एंड टू इम्प्रूव द मैटरनल इन्फेंट एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन द ईयर। अभी जस्ट ऊपर बताया डिस्कशन में, जब हमने पढ़ा था ना कि इंटरनेशनल हेल्थ जो गाइडलाइन तैयार की गई WHO के द्वारा वो कब तैयार की गई थी, 2005 में। लागू कब हुई थी, 2007 में। पहला क्वेश्चन जो था उसी समय बताया कि WHO स्थापित कब हुआ था, 1948 में। कब, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। कब स्थापित हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था, ठीक है। और उसी दिन हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। व्हाट डे इज द 7 अप्रैल सेलिब्रेटेड, ठीक है। मतलब इस पेपर में 3 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कौन ने भांग पी के बनाया होगा, भगवान मालिक है, ठीक है। खैर, तो अभी वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को ही मनाते हैं, जैसा हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, तो उसमें अभी हम आगे बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे। यहाँ पर मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लिस्ट कंप्लीटली किससे डील करती है, फूड रिलेटेड आइटम से, फूड इंडस्ट्री से, FSO से ही डील करती है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे हमने अभी डिस्कस कर लिया 7 जून का, जिसका 2024 का थीम था फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, 7 जून को, है ना। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, 7 जून को। वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे कब मनाते हैं, 28 मई को, है ना। वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे कब मनाते हैं, 28 मई को। वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर के दिन ही क्या किया गया था, 16 अक्टूबर के दिन ही फाओ की स्थापना की गई थी, कहाँ पर, रोम में, कहाँ पर, रोम में, ठीक है। अगला, इंटरनेशनल मिलेट ईयर कौन सा था, है ना। अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष किसको घोषित किया गया था, वर्ष 2023 को। किसने घोषित किया था, भारत सरकार और फाओ ने मिल करके घोषित किया था। इसी कारण भारत सरकार के द्वारा क्या स्थापित किया गया, श्री अन्न की स्थापना की गई। मेरा प्रश्न है आपसे, बिना देखे बिना सर्च करे आंसर करें, श्री अन्न में कितने मोटे अनाजों को शामिल किया गया है, श्री अन्न में कितने मोटे अनाजों को शामिल किया गया है, ठीक है। अगला, वर्ल्ड मिल्क डे कब स्थापित किया गया, कब मनाया जाता है, 1 जून को, ठीक है। वापस से 7 जून को हमने क्या देखा था, हाँ 7 जून की बात कर रहे थे ना, 7 जून को हमने क्या देखा था, फूड सेफ्टी डे, ठीक है। इसके बाद आता है फिशरीज डे 21 नवंबर को। वर्ल्ड पल्सेस डे, है ना। विश्व दाल दिवस कब मनाते हैं, 10 फरवरी को। दुनिया में, भारत में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, मध्य प्रदेश है। और दुनिया में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत है ना। कंजम्पशन भी हम ही कर रहे हैं, खैर। अगला आता है, हाँ ये दिन आपको ध्यान में रखने हैं, देख लेना, और भी यहाँ पे 4-5 लिखे हुए हैं। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला आता है 135वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट WHO डिजीज आउटब्रेक न्यूज, डॉन्स कहते हैं उसको, है ना। डिजीज आउटब्रेक न्यूज जो पब्लिश की जाती है WHO के द्वारा, उसको डॉन्स कहते हैं। कंफर्मिंग अक्यूट पब्लिक हेल्थ इवेंट्स
ऑफ द कंसर्न एज एन 5 सितंबर 2022। ये बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर है ना। आज की तारीख में बात करें 2022 का क्वेश्चन पेपर है, आज 2026 चल रहा है ना। तो काफ़ी पुराना हो चुका है। बस ये है क्या उसको समझ लो, इस क्वेश्चन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। ये है क्या उसको समझ लो, ठीक है। दरअसल जब भी कोई पैंडेमिक या फैलता है ना, जब भी कोई पैंडेमिक फैलता है, एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है। यदि कोई डिजीज कोई छोटे एरिया में फैल रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। और यदि उसके एरिया में क्या होने लग जाए, विस्तार होने लग जाए, वो एरिया विस्तृत होकर पूरे देश में हो जाए, कई देशों में हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं। जब कुछ पैंडेमिक फैल रहा होता है तो WHO क्या करता है, एक डिजीज आउटब्रेक न्यूज जारी करता है, बताता है, आउटब्रेक करता है कि यार सब कोई संभल जाओ, दुनिया में बीमारी क्या हो रही है, फैल रही है, ठीक है। तो 5 दिसंबर 2022 तक क्या कौन सी डिजीज के लिए इसको क्या किया गया था, जारी किया गया था, ठीक है। तो वो जारी किया गया था मंकी पॉक्स के लिए। किसके लिए, मंकी पॉक्स के लिए, जो कि मल्टी कंट्री था, मतलब बहुत देशों में हुआ था, उस समय फैला था, ठीक है। अगला, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस इज, है ना, जो आपका हाथ होता है ना, आपके शरीर में आर्म्स होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं, ठीक है। 4 आर्म्स में 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है आपको, अपर आर्म में, अपर लिम्ब में जो बीच का मिड पोर्शन होता है, उसका यदि आप सरकमफ्रेंस निकालते हैं, MUAC निकालने एग्जैक्टली, है ना, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस निकालते हैं, तो वो होता क्या है एग्जैक्टली, वो कहाँ पे मापते हैं आप, है ना, वो उसकी पोजीशन क्या होती है। तो अ मेजर्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो, है ना। तो आप अपनी हाथ को मोड़िए, है ना, जैसे आप जिम में जाते हैं, 4 दिन जिम जाने के बाद आईने के सामने खड़े होकर के अपना हाथ मोड़ करके देखते हैं कि कितनी बॉडी बन गई, है ना। तो जो बॉडी देख रहे हो तुम, वो दरअसल क्या है, MUAC है ना। वो क्या देखने का प्रयास कर रहे हो तुम, MUAC देखने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। तो ये MUAC से क्या पता चलता है, MUAC से पता चलता है कि तुम्हारी स्थिति न्यूट्रिशन के मामले में कैसी है, कहीं मल न्यूट्रिशन तो नहीं है, तुमको कुपोषण तो नहीं है, ठीक है। ये देखने का इसमें प्रयास किया जाता है। MUAC का जो मेजरमेंट बताया गया है ना, यदि सीवियर एक्यूट मल न्यूट्रिशन है, बहुत गंभीर स्थिति के कुपोषण से गुजर रहे हो तुम, तो 11.5 सेंटीमीटर से कम होगा। यदि मॉडरेट लेवल के माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हो, कुपोषण से गुजर रहे हो, तो 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर का होगा। और यदि नॉर्मल न्यूट्रिशन स्टेटस है तुम्हारी, हेल्दी हो, कोई समस्या नहीं है, तो 12.5 से तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। विच विटामिन इज मोस्ट इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कुकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द फूड। देखो, हीट स्टेबल विटामिन क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो हीट स्टेबल विटामिन होते हैं, कौन से, एडेक, है ना। और जो हीट सेंसिटिव विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, हीट सेंसिटिव विटामिन होते हैं। अब पहले देखो इसमें वाटर सॉल्युबल कौन सा है, कैल्सीफेरॉल क्या है, और टोकोफेरॉल क्या है, ये दोनों क्या हो गए, फैट सॉल्युबल हो गए। तो इन दोनों को बाहर कर दो, बचा क्या, नियासिन और एस्कॉर्बिक एसिड। अब यहाँ पे समस्या हो गई, है ना, अब यहाँ पे समस्या हो गई, क्योंकि ये विटामिन बी हो गया, ये विटामिन सी हो गया, अब किसको लगाएं, ठीक है। जब भी इस प्रकार के कंफ्यूजन में फंसो और विटामिन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तब विटामिन सी को ही लगाना है। विटामिन सी इज मोर हीट सेंसिटिव, मोर लाइट सेंसिटिव देन द विटामिन बी। विटामिन बी में कोई सा भी उठा लो, ठीक है। तो हीट सेंसिटिविटी के मामले में क्या करना है, अच्छा, विटामिन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अब इसमें विटामिन सी की बात करें तो किन किन चीजों से डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक, हीट सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा, खत्म। मतलब तुम क्या कर रहे हो, पकते हुए खाने में, पकते हुए खाने में, गरम गरम खाने में तुमने यदि विटामिन सी डाला, है ना, गरम गरम खाने में तुमने क्या किया, नींबू निचोड़ दिया। अब उस गरम गरम खाने में, अच्छा गरम खाना था, नींबू निचोड़ दिया तुमने, कोई मतलब नहीं उस नींबू का, सिवाय स्वाद के उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं आने वाला है, क्योंकि विटामिन सी क्या हो जाएगा, हीट सेंसिटिव है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। या फिर कढ़ाई में तुम सब्जी बना रहे थे, उसी में नींबू डाल दिए, है ना, तो वो उसमें बचेगा नहीं वो। वाटर सॉल्युबल हमने पता था भाई, है ना, इट कैन लीच इनटू बॉइलिंग वाटर। इसके अलावा ऑक्सीडेशन प्रोन है और लाइट सेंसिटिव है। तो कई सारे ऐसे कारण हैं जो उसको क्या कर देते हैं, है ना। अगला आता है, इसके सोर्सेस क्या हैं वो देख लीजिएगा, है ना। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड इज अ रिच सोर्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कोलेस्ट्रॉल का बेहतर सोर्स माना जाएगा। पहला, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, दूसरा स्किम्ड मिल्क, तीसरा है ऑर्गन मीट, चौथा है एग व्हाइट, है ना। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज जानवरों का मांस, है ना। जानवरों का मांस, बैठ के बकरे का भेजा खा रहे हो,
मुर्गी की टांगे खा नहीं, टांगे तो खा नहीं पाएंगे, जो भी है ना, देख लो अपने हिसाब से। तो ऑर्गन मील्स जो रहता है वो सबसे बेस्ट माध्यम होता है काय का, कोलेस्ट्रॉल का, काय का, कोलेस्ट्रॉल का सबसे बेस्ट माध्यम होता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, टाइप ऑफ लिपिड फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट बेस्ड फूड। ये हमको पहले से पता है, हमने कई बार इसको पढ़ा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल किसी भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, एनिमल बेस्ड डाइट में, प्रोडक्ट में, फूड में पाया जाता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल किसमें कितना होता है, मान लो तुम सुअर का या लैम्ब का क्या खा रहे हो, भेजा खा रहे हो, तो तुमको लगभग 2000 mg से ज्यादा का क्या मिलेगा, वो मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, कितने में, 100 ग्राम में। मतलब तुम यदि 100 ग्राम भेजा खाओगे तो तुमको कितना मिल जाएगा, 2 ग्राम कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। सबसे कम किसमें यहाँ पे दिया हुआ है, होल मिल्क में, लगभग मात्र 14 ग्राम। यदि 100 ग्राम दूध पियोगे तो कितना मिलेगा, 14 ग्राम। बटर में 215, सॉरी ग्राम नहीं, एमजी है ना, 14 mg। बटर में कितना, 215 mg, ठीक है। ये लिस्ट कैसे हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सर्वाधिक किसमें है, ब्रेन में है, किसके, किसी भी जानवर के। एग यॉक में कितना होता है, चिकन लीवर में कितना होता है, बीफ लीवर में कितना होता है, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिए। सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, भेजा, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू यूवी रेज ऑफ सनलाइट, ठीक है। कि जब हम क्या करते हैं, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को यूवी रेज के प्रेजेंस में लेकर के आते हैं, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में लेकर के आते हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन के द्वारा क्या की जा रही हैं, प्रोड्यूस की जा रही हैं, तो क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, ठीक है। पहला क्या बनता है, पहला मिलानिन, दूसरा कोलेकैल्सिफेरॉल, तीसरा कैल्सिफेरॉल, चौथा हो जाता है अर्गोस्ट्रॉल, है ना। व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर इज कोलेकैल्सिफेरॉल। क्या बनता है, कोलेकैल्सिफेरॉल, है ना। वापस से विटामिन की क्लास में पढ़ाया हुआ है, वीडियो अपलोडेड है, जाकर के देखो कि विटामिन के प्रिकर्सर क्या होते हैं, विटामिन के विटामर्स क्या होते हैं, तब तुमको पता चलेगा कि विटामिन के विटामर्स और विटामिन जो असल में होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। दरअसल यहाँ पे वही क्वेश्चन था, तुमको विटामर पहचानना आना चाहिए। दो ऑप्शन इजीली हटाए जा सकते थे, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए, है ना। और ये क्या विटामिन डी काम करता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। जब भी तुम विटामिन डी की टेबलेट मार्केट में लेने जाओगे, जब भी तुम विटामिन डी की मार्केट में टेबलेट लेने जाओगे, तो हमेशा कैल्शियम के कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगी। क्यों आवश्यक है, ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। विटामिन जो D2 होता है उसको अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन जो D3 होता है उसको कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं ना। और जो एक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। क्या होता है, कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। अगला, सिंथेसिस इन द स्किन की बात करें तो हमारे शरीर में क्या बनता है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बनता है। वह यूवी रेज के प्रेजेंस में आकर के क्या बनाता है, विटामिन D3 बनाता है। क्या बनाता है, विटामिन D3 बनाता है, ठीक है। चलो इतनी ही बात थी। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, लीवर एंड किडनी कन्वर्ट विटामिन D3 इनटू एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल, ठीक है। विटामिन D3 दरअसल हमारे काम का रहता है, बट वो भी क्या होता है, रिएक्शन के अंडर गोन जाता है, और वो किस में कन्वर्ट होता है, कैल्सिट्रायोल में। कैल्सिट्रायोल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, 125 डाईहाइड्रोक्सी, है ना, 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3, है ना। क्या नाम होता है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है, वो उसका नाम होता है ना, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक। अगला आता है, क्या कमी होती है इसकी वजह से, रिकेट्स हो सकता है बच्चों में, ऑस्टियो मलेशिया हो सकता है बुजुर्गों में, ऑस्टियो सॉरी हाइपोकैल्सेमिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला, पॉलीन्यूराइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स एंड नंबनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज आर अ सिम्टम ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ। कि एक क्या हो गया, पॉलीन्यूट्राइटिस, या फिर दूसरा क्या हो गया, नर्व्स में क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए या नंबनेस आ जाए, कुछ फील ना हो, कुछ नंबनेस का मतलब क्या होता है कि नर्व्स में शून्यता हो गई, कुछ फील नहीं हो रहा। यह सब किसकी कमी से देखने को मिल सकता है, यह सब किसकी कमी से होता है, यह सभी सिम्टम्स थायमीन की कमी से देखने को मिलते हैं, विटामिन B1 की कमी से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आता है कि तुमको पहले से पता है, पढ़ के रखे होगे, 1000 साल से पढ़ रहे हो कि विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। लेकिन एग्जाम वाला क्या बैठ करके अच्छा सूखा माल फूंकता है, और वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि विटामिन B1 से बेरी बेरी तो होता है, और वो सबको पता है, तो मैं क्यों पूछूं। तो वो क्या करता है, बेरी बेरी के फंक्शन वो लिख देता है, सिम्टम लिख देता है। बेरी बेरी की सिम्टम क्या है,
ये जो क्वेश्चन में दे दिए गए है ना। बेरी बेरी के सिम्टम क्या हैं जो क्वेश्चन में दे दिए गए, ठीक है। बेरी बेरी दो प्रकार का होता है, एक ड्राई होता है, एक क्या होता है, वेट होता है। जो ड्राई होता है वो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, जो वेट होता है वो किसको इम्पैक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या करता है, सीवीएस सिस्टम को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, ठीक है। आ जाओ, ये टेबल कई बार पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, वापस से एक बार लिखी हुई है, प्लीज एक बार इससे गो थ्रू कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे B1 से बेरी बेरी हमने ड्राई वेट उसमें ऊपर उसके वो देखे, जो B2 राइबोफ्लेविन है उससे कैलोसिस या ग्लोसिटिस होता है, ये बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्यों नहीं बन सकता है ना। इसके अलावा नियासिन से पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा के 3 सिम्टम होते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि D3 सिम्टम्स किस विटामिन की कमी से देखने को मिलते हैं, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उस समय हमको पता होना चाहिए कि भाई D3 किसके सिम्टम होते हैं, पेलाग्रा के होते हैं, पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है ना, ताकि हम कनेक्ट कर पाएं। ये पूरी एक लिस्ट दी हुई है ना। बर्निंग फुट सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, B5 की वजह से होता है। चलो, ये पूरा का पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है, बहुत सारा यहाँ कंटेंट हो गया है, लेकिन यह है कि इससे विटामिन तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनीमिया प्रिवेंटिंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर एन इंट्रिंसिक फैक्टर इन द गैस्ट्रिक जूस फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है ताकि वह एब्जॉर्ब हो सके, और एब्जॉर्ब हो जाए तो क्या ना हो, एनीमिया ना हो, क्या ना हो, एनीमिया। कौन सा एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। और पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। विटामिन B12 एकमात्र विटामिन है जिसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, एक धातु प्रेजेंट है, कौन सा, कोबाल्ट। तो इसीलिए उसका नाम क्या है, साइनोकोबालामीन है। क्या नाम है उसका, साइनोकोबालामीन। यह एकमात्र विटामिन है जो किसी भी प्लांट या वेजिटेरियन सोर्स से नहीं आता है। इसका कोई भी सोर्स प्लांट या वेजिटेरियन सेक्टर में नहीं मिलेगा। यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलता है, मांस खाने से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मांस खाने से मिलता है, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इफ कंज्यूम्ड इन हाई डोजेस गेट्स स्टोर्ड इन द लीवर एंड कॉज टॉक्सिसिटी, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ऐसा है जिसको यदि हम हाई डोज में कंज्यूम करेंगे तो वह क्या होगा, स्टोर हो जाएगा लीवर में। तुमको पढ़ाया हुआ है मैंने पिछली क्लासेस में, डिस्कशन में, विटामिन की क्लास में भी इसको पढ़ाया हुआ है कि एकमात्र प्रकार के विटामिन जो हमारे शरीर में स्टोर होते हैं वो कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे शरीर में स्टोर होता ही नहीं है, इसीलिए वो तुमको रोज चाहिए होता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। फैट सॉल्युबल हमारे शरीर में क्या होता है, स्टोर होता है। अब यहाँ पे फैट सॉल्युबल अकेला एकमात्र जो दिया हुआ है कौन सा है, विटामिन ए दिया हुआ है। तो विटामिन ए की जो टॉक्सिसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर विटामिनोसिस ए बोलेंगे। यदि कमी हो जाती तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोविटामिनोसिस बोलते। अधिकता हो गई है तो हाइपर बोल देंगे, लेकिन उसकी कमी की वजह से क्या होता है, ब्लड डिवीजन हो जाता है, जीरोफ्थैल्मिया हो सकता है, तुमको क्या हो सकता है, रतौंधी हो सकती है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। अब यहाँ पे पूरी मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की है, इस लिस्ट से जरूर एक बार आप गो थ्रू करिए, है ना। इस लिस्ट से जरूर आप एक बार गो थ्रू करिए, देखिए, लिखिए, है ना। चलो, अगला आता है, ध्यान में रखना कि सिर्फ दो विटामिन क्या कर रहे हैं, फैट सॉल्युबल में हमने समझा फैट सॉल्युबल सभी विटामिन क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। काम का बात क्या था, स्टोर होना, ठीक है। लेकिन इन चारों विटामिन में से फैट सॉल्युबल विटामिन कितने होते हैं, 4। इन चारों विटामिन में से मात्र 2 हैं जो यदि अधिक मात्रा में लिए जाएं, एक्सेस क्वांटिटी में लिए जाएं, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, हाइपर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। वो कौन से हैं, विटामिन ए जो आंसर था, इसके अलावा क्या, विटामिन डी, है ना। ये है। लेस कॉमन टॉक्सिसिटी किसकी है, ई और के की, इनकी कोई खास टॉक्सिसिटी नहीं होती है। और जीरो टॉक्सिसिटी किसकी है, विटामिन बी और सी की, क्योंकि ये स्टोर ही नहीं हो रहे हैं भाई, है ना। अगला, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो। प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो के संबंध में, पीईआर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है ना, कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है। पहला कि इट इज अ सिंपल टेस्ट, है ना, पहला क्या आता है, इट इज अ सिंपल टेस्ट यूज टू असेस द क्वांटिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोटीन। दूसरा कि टेस्ट इज कंडक्टेड बाय फीडिंग टेस्ट प्रोटीन टू विनलिंग रैट्स फॉर 3 वीक्स, है ना, कि यह छोटे चूहों को क्या है, खिलाया जाता है। इसके अलावा इट कैन बी डिस्टिंग्विश, इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन वेट गेन एज अ फैट एंड एज अ लीन बॉडी मास। चौथा है कि
PER इज दी गेन इन अ बॉडी वेट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम्ड, है ना। तो लिखा हुआ है ना, चौथे ऑप्शन में जाओ। यहाँ पे हमने डिस्कशन में क्या बात देखी, PER क्या होता है, गेन बॉडी वेट अपॉन अमाउंट ऑफ अ प्रोटीन, है ना, गेन बॉडी वेट अपॉन अमाउंट ऑफ अ प्रोटीन कंज्यूम, ठीक है। तो क्या मिलता है तुमको, PER मिलता है। तो पहला क्या है, ये सही है। दूसरा कि इट इज अ बायोलॉजिकल मेथड यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन बेस्ड ऑन हाउ वेल इट सपोर्ट द ग्रोथ एंड यंग इन अ यंग ग्रोइंग एनिमल्स, है ना, कॉमनली रैट्स। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन के लिए क्या किया जाता है, पता किया जाता है, फूड प्रोटीन के लिए पता किया जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि यह रेट्स पे किए जाते हैं, है ना, यह कॉमनली रेट्स पे किया जाता है। रेट्स के उसके बारे में क्या लिखा हुआ था कि उसको क्या करना पड़ेगा, बछड़ों को, मतलब रेट्स के छोटे छोटे जो बच्चे होंगे उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, दूसरा भी सही है ना, तीसरा स्टेटमेंट कहता है इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन वेट गेन एज अ फैट एंड एज अ लीन बॉडी मास। नो, इट कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि वह डिस्टिंग्विश अंतर नहीं कर सकता है, उसको भेद नहीं कर सकता है, ठीक है। रैट्स जो रहते हैं आर फेड प्रोटीन डाइट फॉर अबाउट 28 डेज। और जो भी मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, गेन इन अ बॉडी वेट को डिवाइड करते हैं अमाउंट ऑफ द प्रोटीन कंज्यूम। 28 दिन तक क्या करो, उसको प्रोटीन खिलाओ, और मान लो उसका गेन इन अ बॉडी वेट कितना रहा, 4 किलो रहा, तो फिर उसको क्या कर दो, 4 किलो रहा तो कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा, ग्राम में यूनिट लेनी है। और उसको किससे डिवाइड कर दो, 28 से डिवाइड कर दो, कितना, मान लो कितना प्रोटीन खिलाओगे उसको, है ना। तुमने उसको प्रोटीन खिला डाला 700 ग्राम, है ना, तो 7 से उसको डिवाइड कर दो। इस तरीके से क्या निकलेगा तुम्हारा, PER निकलेगा, क्या निकलेगा, PER निकलेगा, ठीक है। जैसे केसीन की बात करें तो केसीन का PER कितना होता है, लगभग 2.5 से 3 होता है। कितना होता है, केसीन का PER 2.5 से 3 के बीच में होता है, ठीक है। अगला, एज पर द इंडियन RDA 2020 अ डेली विटामिन सी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग दी फर्स्ट ईयर ऑफ लैक्टेशन इज, है ना, कि जब गर्भावस्था खत्म होती है, बच्चा पैदा हो जाता है और लैक्टेशन चालू हो जाता है ना, बच्चा दूध पीने लग जाता है, तब की स्थिति में विटामिन सी का डेली कंजम्पशन माँ के द्वारा कितना किया जाना चाहिए, उसके लिए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में कितनी बात की गई है, 2020 वाले में कितनी बात की गई है। तो देखो, एक जो नॉर्मल महिला होती है, जो प्रेग्नेंट नहीं है, जो लैक्टेटिंग नहीं है, उस नॉर्मल महिला के लिए जो RDA बताया गया है वो 65 mg पर डे बताया गया है। लेकिन जो लैक्टेशन का फेज होता है उसके लिए बताया गया है कि उसमें 50 mg पर डे और जोड़ लो। तो 65 प्लस 50 जोड़ लो, 65 और 50 जोड़ोगे कितना आता है, मेरे ख्याल से 115 आता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, 115 mg पर दिन, 115 mg पर दिन विटामिन सी लेना चाहिए एक लैक्टेटिंग मदर को, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से विटामिन को नॉर्मल क्या डोज होता है और लैक्टेशन फेज में क्या डोज होता है वो लिखा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए विटामिन ए एडल्ट मेल को कितना हर दिन लेना चाहिए, 1000 माइक्रोग्राम, है ना, मतलब 1 mg। और एडल्ट फीमेल को कितना लेना चाहिए, 840 माइक्रोग्राम। लैक्टेटिंग मदर को कितना लेना चाहिए, 1300 माइक्रोग्राम, ठीक है। हमारा जो वो था ऑप्शन क्वेश्चन था वो यहाँ पर दिया हुआ है ना, कि भाई जो एडल्ट मेल होता है उसको कितना लेना चाहिए, 80 mg, एडल्ट फीमेल को 65 mg। और लैक्टेटिंग फेज में कितना हो जाता है, प्लस 50 होकर के, है ना, 65 प्लस 50 होकर कितना हो जाता है, 115 हो जाता है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल और इसके अलावा कुछ मिनरल्स के यहाँ पे RDA मैंने 2020 के ऑथेंटिक दे दिए हैं, ये जरूर आप देख लें, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूट्रिशस न्यूट्रिएंट्स बाइंड्स टू डाइवेलेंट मेटल आयंस लाइक आयरन, जिंक, कैल्शियम एंड एडवर्सली अफेक्ट देयर बायोलिटी, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटागोनिस्ट है, कौन सा एक एंटी न्यूट्रिएंट है ना। एंटी न्यूट्रिएंट ही क्या है, एंटागोनिस्ट है। कौन सा एक ऐसा एंटी न्यूट्रिएंट है जो क्या करता है, आयरन, जिंक और कैल्शियम से बाइंड होकर के उनकी बायो एबिलिटी को, जैव उपलब्धता क्या कर देता है, कम कर देता है। पहला एमाइलेज है, दूसरा उसी में आ जाता है टेट्राहाइड्रो लाइपेस्टीन, तीसरा आ जाता है प्रोटीएज इनहिबिटर्स, और चौथा इसी में आ जाता है हमारा वो है मायो इनोसोटॉल हेक्सा फॉस्फेट, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन तुमको जानकर के वो लगेगा, ताज्जुब लगेगा कि आयोग अलग अलग प्रदेशों के कैसे प्रश्न को घुमाते हैं। इस क्वेश्चन को सेम टू सेम हमने लगाया हुआ था, लेकिन तब ऑप्शन ये नहीं थे। तब ऑप्शन जो थे उनमें एक ऑप्शन दिया हुआ था फाइटिक एसिड, क्या दिया हुआ था,
फाइटिक एसिड दिया हुआ था। फाइटिक एसिड अभी भी आंसर ही है उसका, लेकिन फाइटिक एसिड का जो नाम होता है वो क्या होता है, मायो इनोसिटॉल हेक्साफॉस्फेट, ये केमिकल नेम है उसका। फाइटिक एसिड का जो केमिकल नेम है वो क्या है, मायो इनोसिटॉल हेक्साफॉस्फेट। अब उन्होंने फाइटिक एसिड ना दे करके क्या दे दिया, ये नाम दे दिया, उसका केमिकल नेम दे दिया। ठीक है, तो ये समस्या है पेपर के साथ कि भाई अलग अलग तरीके से प्रश्न क्या है घुमा करके पूछा जा सकता है। ठीक, फाइटिक एसिड क्या करता है, इन सभी आयन से बाइंड होकर के उनकी उपलब्धता को, उनकी बायोलिटी क्या कर देता है, कम कर देता है, प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं जिसमें फाइटेट आता है, फाइटिक एसिड है ना, आयरन जिंक कैल्शियम इन सबसे बाइंड होता है। ऑक्जिलेट आते हैं, ऑक्जेलिक एसिड जो कैल्शियम से बाइंड होता है। टैनिन्स आते हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, है ना। टैनिन्स आते हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। अब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो क्या दे दो, विटामिन डी। आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो क्या दे दो, विटामिन सी। लेकिन टैनिन क्या करेगा, उसी एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। ऑक्जिलेट क्या करेगा, उसी एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। लेक्टिन्स क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को रोक देंगे। सेपनिन्स न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं। ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रोटीएज एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, मतलब प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर किसमें होता है, सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट दी हुई है, एक बार जरूर आप इससे गो थ्रो करें। ठीक है, अगला, अ स्टेट इन विच द कॉन्सेप्ट ऑफ मिड डे मील वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे पूरे देश में मिड डे मील 1995 में चालू हुआ। उसी प्रकार से ये मिड डे मील किसी एक प्रदेश में इसके पहले से चल रहा था। वो प्रदेश है तमिलनाडु और साल है 1982 और संस्था है मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, मद्रास सिटी में, तमिलनाडु के मद्रास शहर में जो आज चेन्नई है ना, मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा क्या किया गया था, 1982 में मिड डे मील को चालू किया गया था। दो पर्पज होते हैं इसके मिड डे मील के। एक पर्पज है एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना स्कूल में, और दूसरा पर्पज है मल न्यूट्रिशन को खत्म करना। क्या करना, मल न्यूट्रिशन को खत्म करना। फिर क्या हुआ, ये सरकार आई 2014 में, मोदी जी की सरकार आई 2014 में। मोदी जी की सरकार जब 2014 में आई तो उनको मजा नहीं आ रहा था और कई साल हो चुके थे, तो इन लोगों ने क्या किया, इस योजना को पकड़ा 21-22 में और बोला कि तू आज से मिड डे मील नहीं है। तो तू कौन है आज से, तू पीएम पोषण है। क्या है, पीएम पोषण। अमली जामा पहना रहे हो भाई, स्कूल खड़े हुए थे पहले से, उनको बोल दिया तुम आज से प्रियमसी विद्यालय हो। ठीक है, उसमें कोई अंदर बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग में सामने लिख दिए गेट में, तुम आज से पीएम श्री विद्यालय हो। स्कूल खड़े हुए थे हजारों पहले से, उसमें लिख दिया कि तुम जो ये हमारे मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही ना स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, अंदर कोई इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं, बाहर उसमें क्या कर देते हैं, नया पेंट लगा देते हैं। पेंट पोतने में ज्यादा पैसा नहीं जाता है, पेंट पोतने में मात्र आप कुछ नहीं करना है, एक विद्यालय का पेंट पोतने के लिए, है ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से और कॉलेज तरफ से सब अप्रूवल लेकर के, स्कूल की तरफ से अप्रूवल लेकर के आप 1 करोड़ का बजट बनाते हैं और 10,000 में क्या हो जाती है, पुताई हो जाती है, जिसमें 5,000 का पेंट, 5,000 का पोतने वाला, खत्म बात। ठीक है, चलो, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने का भ्रष्टाचार हो गया, मैंने कहा कि 10,000 का काम हुआ है ना। अगला आता है, तो पीएम पोषण स्कीम 2021-22 में उसका नाम बदल दिया गया मिड डे मील का। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। अगला, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट इज गिवन टू, है ना, जो वो होता है आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट होता है, वह साप्ताहिक तौर पर किसको दिया जाता है, हर सप्ताह किसको दिया जाता है, अरे उसको देंगे जिसको एनीमिया होगा, जिसको एनीमिया के चांस होंगे। किसको चांसेस है एनीमिया के, देश की 57% महिलाओं को, देश की 57% बच्चियों, महिलाओं, सबको मिला लो इसमें, जितना फीमेल जेंडर उन सबको जोड़ लो इसमें, देश की 57% क्या है, फीमेल आबादी को क्या है, एनीमिया है। ये कौन बोलता है, ये एनएफएचएस की 5th रिपोर्ट में लिखा हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5th रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की 57% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। तो फिर किसको देंगे, जो अभी क्या है शुरुआती में इस दिशा में बढ़ रही हैं, एनीमेटिक हो रही हैं, उनको देंगे। वो किसको दे रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन को। किसको दे रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन को दे रहे हैं। इसी प्रकार की एक योजना चलाई गई थी, राजीव गांधी सबला अभियान। क्या चलाया गया था, राजीव गांधी सबला अभियान, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, है ना, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, सभी को क्या किया जाता था, आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स बांटे जाते थे टैबलेट फॉर्म में।
बड़े बड़े काले काले पत्ते होते थे, काली काली कोलियों के पत्ते होते थे, वो दिए जाते थे उनको, ठीक है। वो भी ले जाती थी उसको, और वो उसको कहीं खिड़की में रख दी, और वो क्या हुआ, खिड़की में रखने के कारण वो दवाई किसके संपर्क में आ गई, यूवी रेज के संपर्क में आई, है ना, तापमान के संपर्क में आई, और वहां से क्या होने लग गया, केमिकल डिटोरिएट होने लग गया। फिर उसको खाओ ना खाओ क्या फर्क पड़ता है, खाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनीमिया को, और ना खाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। चलो अगला आता है 148, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी NFSM, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है ना, कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है। पहला कि NFSM वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2007, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मिनिस्ट्री का पूरा नाम क्या है, मिनिस्ट्री का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। हमारे देश में कोई भी एग्रीकल्चर मंत्रालय नहीं है, हमारे देश में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय है ना, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय है हमारे देश में, पूरा नाम मंत्रालय का लेना चाहिए, ठीक है। और उसके मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, कौन है, शिवराज सिंह चौहान, विदिशा से सांसद। अगला, इट एम्स टू डबल द प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन द नेक्स्ट 3 years, ठीक है। इसके अलावा इट एम टू प्रोड्यूस 25 मिलियन टन मोर ऑफ द फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस, पल्सेस का कोर्स ग्रेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कोई बाय द एंड ऑफ द 12th 5 year प्लान, ऐसा कोई प्लान इसमें नहीं जोड़ा गया था, नहीं रखा गया था, ठीक है। तो ये इस चीज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। NFSM आपके सिलेबस में शामिल है, सबको पता होना चाहिए, सिलेबस यदि पढ़ लिया है तो, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन अ व्हीट पल्सेस वाज लॉन्च्ड इन द राजस्थान इन द ईयर 2007-8 में इसको राजस्थान से लॉन्च किया गया था। किन उद्देश्यों के साथ, प्रोडक्शन बढ़ाने के उद्देश्य, सॉइल की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से, किसान की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से, और क्या करने के उद्देश्य से, जो यील्ड गैप रहता है ना, यील्ड गैप क्या होता है, रिड्यूसिंग यील्ड गैप, है ना, कि भाई कई महीने तक क्या कहता है, खेत आपका खाली पड़ा रहता है, तो उस गैप को क्या करना, कम करना, ठीक है। इन सबको बढ़ाने के उद्देश्य इसको चालू किया गया था, 7-8 में इसको चालू किया गया था, वो हमने समझा, ठीक है। इसके तहत आगे चल करके बहुत सारे सब मिशन लॉन्च किए गए, जैसे NFSM राइस, व्हीट, पल्स, कोर्स सेरल्स, न्यूट्री सेरल्स, कमर्शियल सेरल्स। पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ दीज सब मिशन वाज नॉट लॉन्च्ड अंडर NFSM, ठीक है। तो उसमें जोड़ा जा सकता है NFSM ज्वार, ऐसा लिखा जा सकता है ना, जैसे यहाँ पे NFSM ज्वार नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसके लिए कोई मिशन लॉन्च नहीं किया गया, जो लिखे दिख रहे हैं उन्हीं के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला, एज पर दी फूड फोर्टिफिकेशन रेगुलेशंस द लेवल ऑफ विटामिन सी इन अ फ्रूट जूस व्हेन फोर्टिफाइड सेल भी, है ना, कि जो फूड फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है ना, जो फूड फोर्टिफिकेशन के रेगुलेशंस हैं, उनमें विटामिन सी फ्रूट जूस में कितना क्वांटिटी में डाला जाना चाहिए। तो फ्रूट जूस में विटामिन सी की जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 6 से 12 mg पर 100 ml, कि जो तुम्हारा 100 ml की एक फ्रूट जूस का क्या है, टेट्रा पैक है, उसमें 6 से 12 mg तक क्या हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगा, तो हमारा जो रेगुलेशन है फसाई का फोर्टिफिकेशन संबंधित, उसमें मिल जाएगा, है ना, उसमें मिल जाएगा, जिसमें यदि फोर्टिफाइड फ्रूट जूस की बात करें तो विटामिन सी कितना होना चाहिए, 6 से 12 mg पर 100 ml होना चाहिए, ठीक है। यदि हम आयोडाइज्ड सॉल्ट की बात करें, काय की बात करें हम, यदि हम आयोडाइज्ड सॉल्ट की बात करें तो आयोडाइज्ड सॉल्ट दो प्रकार से हो सकता है, एक सिंगल फोर्टिफाइड, दूसरा डबल फोर्टिफाइड। सिंगल फोर्टिफाइड मतलब सिर्फ आयोडीन का वो किया गया फोर्टिफिकेशन, और डबल फोर्टिफाइड मतलब आयोडीन के साथ साथ आयरन का भी कोटिंग किया गया है ना, आयरन का भी फोर्टिफिकेशन किया गया है, ठीक है। यह किस रूप में जाता है आयोडीन में, आयोडीन किसके रूप में रहता है, पोटेशियम आयोडेट के रूप में रहता है, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बनेगा, है ना, पोटेशियम आयोडेट के रूप में रहता है। और इसका लेवल कितना हो सकता है, इसका लेवल 15 से 30 हो सकता है, कितना, 15 से 30, मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कितना होगा, 20 से 30, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लेवल कितना होगा, 15 से 30, लेकिन टोटल रेंज तो कितनी हो रखी है, 15 से 30 की रेंज हो रखी है, कितनी, 15 से 30 की रेंज हो रखी है, ठीक है। डबल फोर्टिफाइड में क्या डल जाएगा, आयरन डल जाएगा। आयरन किसके रूप में रहेगा, फेरस सल्फेट के रूप में या फेरस फ्यूमेरेट के रूप में, किसमें, फेरस सल्फेट फेरस फ्यूमेरेट के रूप में। अब उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और भी चीजें दी हुई है, जैसे फोर्टिफाइड ऑयल, फोर्टिफाइड मिल्क, है ना, उसका दिया है, फोर्टिफाइड आटा दिया है,
है ना। तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए। चलो अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फोर्टिफिकेशन ऑफ द पाउडर, कि पाउडर के, मिल्क पाउडर के फोर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, इट इज फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, है ना, इट इज टू बी यूज्ड इन गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स टू प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्टेड फोर्टिफाइड मिल्क, है ना। इसके अलावा वंस पैक इज ओपन इट शुड बी स्टोर्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर फॉर अप टू 1 मंथ। चौथा, कि इट फोर्टिफिकेशन लेवल्स इन रिकंस्ट्रक्टेड फोर्टिफाइड मिल्क शुड कंप्लाई विद द लेवल्स ऑफ द फोर्टिफाइड मिल्क, है ना। जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है, सी स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब यदि एक बार ओपन हो गया, जब तक ओपन नहीं था तब तक ठीक था, है ना। जब ओपन हो गया तो उसको 3 से 4 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, 1 महीने तक आप रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको डू नॉट स्पेसिफाई, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है ना, ऐसी बात कोई नहीं लिखी हुई है, लेकिन जनरली कितना होता है, 3 से 5 दिन का स्टोरेज हो सकता है आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट पैकेजिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा आज की क्लास था, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 126 से लेकर 150 तक चर्चा करी। यहाँ से आज से आंध्र प्रदेश पीसीएस का पेपर खत्म होता है। कल से नई क्लास में हम नया पेपर चालू करेंगे। आज की क्लास को यहाँ बाइंड अप करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।